दोस्तों, आज की हमारी कहानी दोस्ती, दिमाग और धोखेबाजी से जुड़ा एक ऐसा दिलचस्प किस्सा है जिसने किसी दौर पर पूरे कोरिया में आतंक मचा कर रखा था। लेकिन फिर सरकार के हाथों ऐसी साजिश रची गई जिसे देख दुनिया भर के गैंगस्टर्स भी सकते में आ गए। अब आखिर कोरिया में ऐसा क्या हुआ, आइए जानते हैं हमारी इस वीडियो में। मूवी का नाम है नेमलेस गैंगस्टर रूल ऑफ टाइम और IMDb रेटिंग है 7 आउट ऑफ 10, जो कि इस कहानी के लिहाज से बिल्कुल फिट है। तो चलिए दोस्तों, फिर शुरू करते हैं। कहानी का शुभारंभ 1990 के दौर से होता है, जहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान साउथ कोरिया के राष्ट्रपति रोह ताई-वू देश में फैले गैंग्स के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए कहते हैं कि हमारा समाज बहुत ही गंदा हो चुका है। अब वक्त आ गया है कि हम उस गंदी नाली को साफ करें। पर जितनी आसानी से रोहताई ने ये बात कही थी, उसे सच साबित करना उतना ही मुश्किल है। हालांकि इसका एक ही इलाज था, और वो था एक ऐसे इंसान का खात्मा कर देना जो इन सब का सरदार हो। इससे ऑटोमेटिक सभी के सभी गुंडे सदमे में आ जाएंगे और देश में जुर्म का स्तर अपने आप गिर जाएगा। इसी दौरान हमें मालूम पड़ता है कि बुसान शहर में होटल व्यापारी हेओ सैम की हत्या हो जाती है, जिसे कुख्यात गैंगस्टर किम ने मरवाया था ताकि वो और ह्यून साथ में मिलकर होटल बिजनेस का फायदा उठा सके। इस केस की छानबीन प्रोसिक्यूटर सियोक को दी जाती है। उन्हें इस हत्या में जिमी का हाथ लगता है, क्योंकि वो हेओ सैम के बिजनेस पार्टनर थे और कहीं ना कहीं इसमें उन्हीं का फायदा हो रहा था। इसलिए सियोक जिमी को गिरफ्तार करता है। यहाँ उसे ये भी मालूम पड़ता है कि जिमी ने याकुजा गैंग और किम के लोगों के साथ मिलकर बहुत सारे क्राइम किए थे, जिनसे उसने करोड़ों रुपए कमाए। वो देश के कई गैंगस्टर्स को फाइनेंस भी करता था। यानी कि ये कहना कहीं से गलत नहीं होगा कि ये वही शख्स है जिसकी तलाश कोरियन सरकार को थी। अब सियोक जिमी से मिलने जेल में जाता है, जहां वो उससे कहता है कि तुम बहुत बड़ी मछली हो, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुमने जिंदगी में जो कुछ कुकर्म किए हैं सब कुछ इस पन्ने पर लिख कर दो, वरना तुम्हें सूली पर चढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। जिमी कहता है कि मैं एक साधारण सा व्यापारी हूँ और व्यापारी होने से पहले तुम्हारी तरह सरकारी मुलाजिम था, इसलिए अच्छा होगा कि मुझसे थोड़ा तमीज से बात करो, वरना तुम्हारे जैसे लोगों की नौकरी खाने में मुझे टाइम नहीं लगेगा। ये सुनकर सियोक को काफी तेजी से गुस्सा आता है और वो जिमी को बहुत मारता है, जिसके बाद उससे बोलता है कि अगर तुमने सही समय पर मुझे अपनी जिंदगी भर के कारनामे लिखकर नहीं दिए तो मेरी नौकरी जाए या ना जाए, लेकिन तुम्हारी एक भी हड्डी नहीं बचेगी। इसके बाद कहानी अतीत में जाती है, जहां पर जिमी बुसान में ही कस्टम ऑफिसर के तौर पर काम करता था, जो कि बहुत ही रिश्वतखोर था। दरअसल उसका पूरा डिपार्टमेंट ही करप्ट था। एक रोज धन उगाई करने के मामले में एक महिला उन लोगों के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज करवा देती है, जिससे पूरे के पूरे डिपार्टमेंट के ऊपर इंक्वायरी बैठ जाती है। सभी को अपनी अपनी नौकरी का डर सता रहा था। ऐसे में उनका बॉस कहता है कि घूस तो हम सब ने लिया है, तो अच्छा होगा कि हम में से कोई एक सारे इल्जाम को अपने ऊपर ले ले, जिससे कि बाकी लोगों की नौकरी बच जाए। पर कोई भी ये इल्जाम अपने ऊपर लेने को तैयार नहीं था। रात में जब जिमी रिश्वत के पैसों को ठिकाने लगाने के लिए पोर्ट पहुंचता है, तो देखता है कि कुछ लोग वहां पर चोरी कर रहे थे। वो उन्हें रंगे हाथों पकड़कर भगा देता है, जिसके बाद खुद जाकर उस कंटेनर को खोलता है तो उसमें से 10 किलो ड्रग्स मिलती हैं। जिमी की नौकरी पर पहले से तलवार लटकी हुई थी, इसलिए इन ड्रग्स से अच्छा पैसा कमाना बढ़िया जुगाड़ था और वो इसे जापान में बेचने का फैसला करता है। इस काम में उसकी मदद मिस्टर यांग करते हैं। वो उसे माइकल नाम के एक आदमी से मिलवाते हैं, जो कि जापानी गैंग याकुजा का आदमी था। उनकी मुलाकात होती है और माल को देखकर वो उसकी $30,000 की कीमत लगाता है, जिसे जिमी हंसते हंसते एक्सेप्ट कर लेता है। आखिर इतना पैसा उसने जिंदगी में देखा भी कहाँ था। यहाँ बातों ही बातों में मालूम पड़ता है कि जिमी माइकल का दादा लगता है, जिसके परिवार ने उसके परिवार की काफी मदद की थी। थोड़ी देर बाद नशा ज्यादा होने की वजह से जिमी माइकल से बदतमीजी करने लगता है, जिसके बाद माइकल का ही एक आदमी पार्क जिमी को वहीं पर 2 तमाचे जड़ देता है। अब जिमी अपनी बेइज्जती का बदला लेने के लिए सीधे माइकल के घर पहुंच जाता है और उसके दादाजी से उसकी शिकायत कर देता है। दादाजी माइकल को बुलाकर खूब डांटते हैं और कहते हैं कि तुम्हें उनकी इज्जत करनी चाहिए। आज हम लोग जो कुछ भी हैं उनके परिवार की वजह से हैं। इन लोगों ने हमारी काफी मदद की थी। जिसके बाद माइकल ड्रग्स के पैसे जिमी को उसी दिन दे देता है। जिमी भी अपनी गलती सुधारने के लिए माइकल और पार्क को खाने के लिए इनवाइट करता है। यहाँ वो उन लोगों के साथ काम करने की इच्छा जताता है और उनकी गैंग ज्वाइन कर लेता है। दौलत, शोहरत और गलत कामों के साथ साथ वो जितना ऊपर उठ रहा था, उतना ही बड़ा हिस्ट्री शीटर भी बनता जा रहा था। अब यहीं से कहानी प्रेजेंट में आ जाती है, जहां जिमी किसी तरह जुगाड़ पानी लगाकर हेड प्रोसिक्यूटर को फोन लगवाता है और उनसे खुद को छुड़वाने की बात कहता है। हेड प्रोसिक्यूटर सियोक को अपने कैबिन में बुलाते हैं और उनसे कहते हैं कि जिमी कोई अपराधी नहीं है
वो एक बिजनेसमैन है, मैं उसको बहुत करीबी से जानता हूँ। तुम इसे छोड़ो, माइकल और किम को पकड़ो, क्योंकि वही दोनों असली मुजरिम हैं। सीनियर के ऑर्डर की वजह से सीईओ को मजबूरी में जिमी को छोड़ना पड़ता है। जिसके बाद कहानी वापस फ्लैशबैक में चली जाती है, जहां अपनी अय्याशी की जिंदगी जी रहा जिमी मिस्टर हैर से मिलता है। ये दोनों एक दूसरे को काफी लंबे समय से जान रहे होते हैं, लेकिन उसका ये रूप देखकर वो चौंक उठे थे। वो जिमी को अपने क्लब में लेकर जाते हैं और उसे अपनी परेशानी बताते हैं कि किम मिस येऊ नाइट क्लब की आधे से ज्यादा कमाई अपने पास रखते हैं, बस केवल 24% उसके हिस्से में आती है। ये सब कुछ वो लोग मेरे साथ जबरन करते हैं। मुझे किसी भी कीमत पर अपना प्रॉफिट बढ़ाना है, जिस पर मैं तुम्हें मुंह मांगी कीमत देने को तैयार हूँ। ये बात जिमी माइकल को बताता है और उसे सलाह देता है कि हमें किम को रास्ते से हटाना पड़ेगा, जिसके बाद ही क्लब जैसे बड़े प्रॉफिट वाले काम में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। पर माइकल उससे कहता है कि मैं भी किम को मारना चाहता हूँ, लेकिन समस्या ये है कि हम गैंगस्टर्स के भी अपने रूल होते हैं। मैं उसे बिना वजह नहीं तोड़ सकता। किम को मारने के लिए मेरे पास कोई ठोस वजह होनी चाहिए। अब जिमी मिस्टर हैर के साथ किम और मिस येऊ से मीटिंग करने के लिए उनके क्लब में जाता है और अपना पक्ष रखते हुए कहता है कि तुम लोग इस होटल का शेयर सही तरीके से नहीं बांट रहे हो, इसलिए अब मैं तुम्हारे बिजनेस में शामिल होने वाला हूँ। जिस पर किम के लोग उसे वहाँ से मारकर भगा देते हैं। अब अपना रोता हुआ चेहरा लेकर जिमी माइकल के पास जाता है और उसे बताता है कि किम के लोगों ने उसे बहुत बुरी तरह से मारा, जिस पर माइकल को बहुत गुस्सा आ जाता है और वो अपने आदमियों के साथ मिलकर सीधे किम के होटल में पहुंच जाता है। माइकल बिना वजह किम को नहीं मार सकता था, लेकिन अब जो कि उसने जिम को मारा था, तो फिर इससे अच्छी वजह क्या ही होगी। बस फिर क्या था, वो किम के लोगों को बहुत मारता है और फिर उससे कहता है कि अब से ये क्लब मेरे दादाजी चलाएंगे, यानी जिमी, और तुम यहाँ से अपने लोगों को लेकर जितना जल्दी हो सके निकल जाओ। मगर किम कहाँ ही मानने वाला था, वो उसकी बेइज्जती करने लगता है। फिर माइकल उसे बड़ी बेरहमी से मारता है। अगले ही दिन से उस क्लब में जिमी और माइकल का कब्जा हो जाता है। ये अब उनका नया अड्डा बन चुका था। वहीं मिस येऊ, जो अभी तक होटल का सभी फाइनेंस संभाल रही थी, जिम उनसे हिसाब किताब का सारा काम छीन लेता है और खुद ही अपने तरीके से डील करने लगता है। इस बात पर दोनों के बीच झड़प भी हो जाती है, लेकिन मिस येऊ को समझ में आ चुका था कि अगर उसे यहाँ बरकरार रहना है तो जिमी को फंसाना पड़ेगा। जिसके बाद हम दोनों को एक दूसरे के साथ इंटीमेट होते हुए देखते हैं। शाम को किम पुलिस वालों से क्लब में रेड पड़वा देता है, लेकिन जिमी के हाई प्रोफाइल कनेक्शन होने की वजह से पुलिस उसे ज्यादा देर तक थाने में नहीं बैठा पाती। हालांकि जिमी तो छूट जाता है, मगर किम ने माइकल पर अच्छा खासा मुकदमा ठोक दिया था। पर जिमी उसे भरोसा दिलाता है कि तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें किसी भी हालत में छुड़वा लूंगा। अब जिमी अपने खानदान के पुराने रिश्तेदारों को ढूंढने की कोशिश करता है, जो कि पहले कभी प्रोसिक्यूटर हुआ करते थे। फिर वो उनसे रिश्तेदारी जोड़कर बुसान के सीनियर प्रोसिक्यूटर मिस्टर जोई से मुलाकात करता है। रिश्ते में वो उनका भी दूर का दादा ही लगता था, इसलिए बहुत ही जल्दी उनसे अपना नाता जोड़ लेता है और फिर कुछ ही दिनों में मिस्टर जोई से कहलवाकर माइकल और उसकी गैंग को छुड़वा ही लेता है। साथ ही साथ मिस्टर जोई पुलिस ऑफिसर को कहते हैं कि ये लोग हमारे आदमी हैं, इसलिए अगली बार इन्हें पकड़ने की कोई जरूरत नहीं है। जिमी माइकल से कहता है कि हम दोनों एक परिवार हैं, तुम बिजनेस में हाथ से काम चलाना और मैं दिमाग से, फिर देखना हम कितना आगे पहुंच जाएंगे। जिसके बाद माइकल जिमी को याकुजा गैंग के लीडर से मिलवाता है। फिर जिमी उन्हें कोरिया के बड़े बड़े पॉलिटिशियंस और अधिकारियों से मिलवाता है, जो कि उन्हें पूरे देश में नाइट क्लब खोलने का लाइसेंस दिलवाते हैं। देखते ही देखते जिमी और माइकल अब होटल बिजनेस के अलावा नाइट क्लब और बार के काम में भी तरक्की करने लगे थे। सब कुछ बिल्कुल ठीक चल ही रहा था कि तभी एक रोज जिमी का जीजा पिन पार्क से कहता है कि मुझे पता है तुम होटल के काम में हेराफेरी कर रहे हो। इससे पहले कि ये खबर मैं जिमी और माइकल को बताऊं, अच्छा होगा कि कुछ हिस्सा मुझे भी दे दो। पार्क ये सुनकर काफी गुस्से में आ जाता है और पिन को मारने लगता है। पिन ये बात जाकर जिमी को बताता है तो वो होटल में पहुंचकर पार्क से झगड़ने लगता है। इसी बीच यहाँ पर माइकल आ जाता है और वो पार्क को न केवल खरी खोटी सुनाता है बल्कि उसकी पिटाई भी लगाता है। माइकल जिमी से कहता है कि तुम बाकी के काम संभाल लो, ये सब काम मैं खुद ही संभाल लूंगा। अगले रोज होटल में पार्क गैंग के काफी ढेर सारे लोगों को लेकर बैठा हुआ था। जिमी के पूछने पर वो उसे बताता है कि किम ने माइकल को मारने का प्लान बनाया हुआ है, इसलिए हमें अब चौकन्ना रहना पड़ेगा। ये सुनकर जिमी का ईगो हर्ट हो जाता है। उसे लगता है कि वो माइकल का मालिक है और आखिर उसके बिना पूछे कंपनी में कोई भी कदम नहीं उठाया जा सकता। तो फिर आखिर ये पार्क कौन होता है मेरे होटल में सिक्योरिटी लगवाने वाला? वो माइकल से इस बारे में डिस्कस करने जाता है, जिस पर माइकल उसे इन चीजों से दूर रहने की सलाह देता है। मगर जब जिमी उसकी बात नहीं मानता तो वो गुस्से में उससे कहता है कि आखिर क्या तुम अपने आप को गैंगस्टर समझ रहे हो?
जाकर अपनी शक्ल एक बार आईने में देख कर आओ। बंदूक की गोलियां सुनते ही कांप जाते हो और खुद को डॉन समझ रहे हो। अच्छा होगा कि वही करो जो मैं तुमसे कह रहा हूँ। माइकल की बातें जिमी को काफी बुरी लगती हैं और वो किम से मिलने पहुंचता है और उससे कहता है कि भले ही मैंने तुम्हारा बहुत नुकसान किया है, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि हम साथ मिलकर काम करें। बदले में माइकल को कैसे ठिकाने लगाना है ये मैं तुम पर छोड़ रहा हूँ। उसी शाम माइकल किसी काम के सिलसिले में अकेले जा रहा होता है और इसकी खबर किम तक जिमी के द्वारा पहुँच चुकी थी। शहर में धरना प्रदर्शन होने की वजह से काफी शोर भी था, जिसका फायदा उठाकर किम के लोग माइकल पर चाकू से हमला कर देते हैं। लेकिन खुशकिस्मती से इस हमले में माइकल की जान बच जाती है। अपने मुखबिरों से उसे मालूम पड़ता है कि इन सब के पीछे अकेले किम नहीं बल्कि जिमी भी शामिल है। दोनों साथ मिलकर उसे निपटाना चाहते हैं, जिस पर माइकल पार्क से कहकर जिमी को खूब पिटवाता है। उसे कुछ पैसे देकर आखिरी चेतावनी देता है कि अगर तुम मेरे रिश्तेदार ना होते और तुमने गैंग के लिए इतना कुछ ना किया होता तो मैं तुम्हें कब का मार चुका होता। ये मैं तुम्हें आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ। इन सब से दूर रहो, वरना अगली बार मैं तुम्हारी उम्र और अपनी रिश्तेदारी दोनों का लिहाज नहीं करूंगा। माइकल ने जिमी को जिंदा छोड़कर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की थी। उसने एक इंसान को नहीं बल्कि सांप को छोड़ दिया था। जिमी जाकर किम की गैंग में शामिल हो जाता है और दोनों साथ में काम करने लगते हैं। इसके बाद कहानी दोबारा से वर्तमान में आ जाती है। हम पुलिस की खुफिया मीटिंग होते हुए देखते हैं, जिसमें सियोक सभी पुलिस ऑफिसर्स को निर्देश देता है कि बुसान शहर के सभी गैंग्स और उनके गैंगस्टर्स को गिरफ्तार कर लो और अगर कुछ भी गड़बड़ रहे तो आप लोगों के हाथ खुले हैं। बाकी किसी से भी डरने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ये आदेश डायरेक्टर राष्ट्रपति रोहताई वू का है। पुलिस सभी गैंगस्टर्स को उनके ठिकाने पर पहुंचकर धर दबोचती है, सिवाय माइकल को छोड़कर, क्योंकि वो अंडरग्राउंड हो चुका था। वहीं जिमी किम को कुछ दिनों के लिए शहर से दूर कहीं छुपने को कहता है और खुद को बचाने के लिए तमाम पॉलिटिकल लोगों से मिलने लगता है। उनके जरिए वो सियोक को एक डिनर पर इनवाइट करता है, जहां पर सियोक को अपने पाले में लाने की वो लाख कोशिशें करता है, पर ईमानदार सियोक उसकी इन बातों में बिल्कुल भी नहीं आने वाले थे। इसके कुछ ही दिनों बाद किम को पुलिस पकड़ लेती है और साथ ही साथ जिमी को सलाखों के पीछे डाल दिया जाता है। सियोक जिमी को आखिरी चांस देते हुए कहता है कि अब तुम्हें कोई भी प्रोसिक्यूटर या फिर नेता नहीं बचाने वाला, इसीलिए अच्छा होगा कि तुम अपने सभी गुनाहों के साथ साथ बाकी गैंग के लीडर्स के बारे में भी जो कुछ जानते हो वो सब कुछ मुझे बता दो, खास तौर पर उस माइकल और किम के बारे में। और अगर तुम मेरी मदद करोगे तो मैं यकीन दिलाता हूँ कि तुम्हारी सजा 3 साल से भी कम की होगी, वरना 15 साल तक तुम्हें कोई बाहर नहीं निकाल पाएगा। जिमी सियोक की मदद करने के लिए तैयार हो जाता है, जिस पर चोई उसे छोड़ देता है। घर पहुंचकर जिमी अपने बच्चों को आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका भेजने का फैसला करता है। तभी वहाँ माइकल के लोग आ जाते हैं और वो जिमी को उठाकर माइकल के पास लेकर जाते हैं, जहाँ पर पहले तो माइकल उसे खूब मारता है और फिर कहता है कि मुझे पता है तुम सियोक के साथ मिलकर हम सबको फंसाने वाले हो। जिमी कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मैं अपने बच्चे और पूरी परिवार को अमेरिका भेज रहा हूँ, मैं तुम्हें भी यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। माइकल ये सुनकर उसकी जान बख्श देता है और कहता है कि मैं कुछ दिन में तुम्हें फोन करूंगा, मेरी यहाँ से बाहर निकलने की पूरी व्यवस्था करके रखना। कुछ रोज बाद माइकल जिमी को फोन लगाकर अपने पास बुलाता है और विदेश भेजने के लिए कहता है। पुलिस भी उनकी इन बातों को टेप कर रही थी। ये सारा का सारा प्लान जिमी का था, माइकल को फंसाकर अपनी सजा कम करवाने का। वो माइकल की बताई जगह पर उससे मिलने जाता है और उसे पासपोर्ट के साथ प्लेन का टिकट भी देता है। माइकल जिमी को एयरपोर्ट तक अपने साथ चलने को कहता है और जैसे ही वो दोनों वहाँ से बाहर निकलते हैं, पुलिस उन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। माइकल को समझते देर नहीं लगती कि ये सारी की सारी साजिश उसके बगल में बैठे जिमी की थी। वो जिमी को मारने ही वाला था कि तभी वहाँ पर पुलिस आकर माइकल को अपनी गिरफ्त में ले लेती है, जिसके साथ ही शहर का सारा क्राइम भी खत्म हो जाता है। इसके बाद कहानी 1990 से सीधे 11 साल बाद 2011 में चली जाती है, जहां हम जिमी के बेटे को सियोल यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट करने के बाद प्रोसिक्यूटर ऑफिस को ज्वाइन करते हुए देखते हैं। शाम को जिमी के घर पर इसका जश्न मनाया जाता है, जिसमें शहर के बड़े बड़े नामी गिरामी लोग आए हुए थे। जिमी आज भले ही ऐशो आराम की जिंदगी जी रहा था, लेकिन माइकल के साथ धोखा करने का उसे आज भी काफी मलाल था, क्योंकि वो माइकल ही था जिसने उसे अपनी गैंग में रखकर फर्श से अर्श तक पहुंचाया। मगर जिमी की धोखेबाजी ने सब कुछ बर्बाद कर दिया। जिमी अपने घर पर आए मेहमानों से मुलाकात कर रहा था। इसी दौरान एक कैमरा जिमी के सामने आता है, जिसमें कोई माइकल की आवाज में उसका नाम ले रहा था, जिसे सुनकर जिमी के शरीर में कपकपी दौड़ जाती है और कहानी यहीं पर समाप्त हो जाती है। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करके शेयर करना ना भूलें। साथ ही अगर चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को भी दबा दें, ताकि कोई भी वीडियो आपसे मिस ना हो। अब मैं फिर मिलूंगा एक और ऐसी ही शानदार कहानी के साथ। टिल देन, टेक केयर एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।